हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस नंबर 1 पे। आज हम लेकर आए हैं बिहार स्पेशल के सीरीज़ में बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व का पार्ट 2, जिसमें हम बिहार के सभी महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को कवर करने वाले हैं। इसके साथ में एनसीईआरटी सार संग्रह का सीरीज भी चल रहा है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लें। और साथ में एडुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है, आप उसे देखना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं आज का अपना प्यारा सा सेशन। वीडियो शुरू करें इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, जिससे बाकी सभी दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। तो आज हम सबसे पहले देखने वाले हैं राजकुमार शुक्ल के विषय में। तो जानेंगे राजकुमार शुक्ल जो है वो चंपारण के एक प्रमुख कृषक नेता थे और इन्होंने ही वर्ष 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के लिए आमंत्रित किया था। तो प्रश्न पूछा जाता है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसके द्वारा आमंत्रित किया गया था? तो नाम याद रखेंगे, राजकुमार शुक्ल के द्वारा आमंत्रित किया गया था और यह कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में आमंत्रित किया गया था। वर्ष 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जो अंग्रेजों की 3 कठिया व्यवस्था के खिलाफ चलाया गया था और इसमें राजकुमार शुक्ल ने एक अग्रणी किसान नेता के रूप में अपनी भूमिका अदा की थी। आगे हम कृष्ण वल्लभ सहाय के विषय में जानते हैं। कृष्ण वल्लभ सहाय का जन्म 31 दिसंबर 1898 ईस्वी को बिहार राज्य के पटना जिला में हुआ था, जो जिला में स्थित शेखपुरा नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए आईसीएस का पद ठुकरा दिया था और 1963 में वे राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। तो कृष्ण वल्लभ सहाय जो थे, उन्होंने अपना आईसीएस का पद त्याग कर और महात्मा गांधी के कहने पर आह्वान पे स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे और वे वर्ष 1963 ईस्वी में राज्य के मुख्यमंत्री भी बने थे। अगला पॉइंट है, कृष्ण वल्लभ सहाय को बिहार में भूमि सुधार का जनक माना जाता है, क्योंकि इनके प्रयास से ही बिहार में भूमि सुधार अधिनियम लागू हुआ था। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार में भूमि सुधारक का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखेंगे, कृष्ण वल्लभ सहाय को। अगले व्यक्ति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके विषय में जानते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम देश रत्न प्रथम राष्ट्रपति थे और इन्हें देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को सिवान जिले के जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे, सिवान जिला में हुआ था और जगह का नाम याद रखेंगे, जीरादेई नामक स्थान पे ग्राम में हुआ था। ये भारत के 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। लगातार 2 कार्यकाल तक भारत के राष्ट्रपति रहने वाले एकमात्र व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद हैं, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, ये भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। इन्होंने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना की। तो भारत के संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे, राजेंद्र प्रसाद थे। और इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो याद रखेंगे, इस पुस्तक की रचना राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही किया गया है। वर्ष 1962 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के पद से सेवानिवृत्त हुए और वे पटना के सदाकत आश्रम में रहने लगे और वर्ष 1963 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बनने से पूर्व
पटना नगर पालिका के चेयरमैन पद पर आसीन थे, याद रखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म ग्राम जो जीरादेई ग्राम है था, वहाँ उनके घर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा 3 नवंबर 1917 को देशरत्न दीर्घा नामक एक गैलरी स्थापित की गई। इस गैलरी में डॉक्टर प्रसाद के जीवन और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। और यह उल्लेखनीय है कि 1991 में उनके जन्म स्थान को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया था। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म स्थान को कब राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया था? तो याद रखेंगे वर्ष 1991 ईस्वी में। और एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि देशरत्न दीर्घा क्या है? तो याद रखेंगे देशरत्न दीर्घा एक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा स्थापित एक गैलरी है जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवनी तथा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिकाओं पर प्रकाश डाला गया है। अगले व्यक्ति हैं जयप्रकाश। संपूर्ण क्रांति के प्रणेता और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को सारण जिला के सिताब दियारा में हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो सारण जिला के सिताब दियारा नामक स्थान पे हुआ था। इन्होंने आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी एवं अशोक मेहता के साथ मिलकर कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की। तो याद रखेंगे कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना से कौन कौन संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू महसानी एवं अशोक मेहता। अगला पॉइंट है, इस दल का प्रथम सम्मेलन 1934 में पटना में हुआ था। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम सम्मेलन 1934 ईस्वी में हुआ था। और दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम सम्मेलन किस जगह पे हुआ था? तो उस जगह का नाम पटना था, याद रखेंगे। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल में बंद थे। इस जेल से 9 नवंबर 1942 को भागकर नेपाल चले गए और वहीं से भूमिगत आंदोलन को संचालित करते रहे। जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, सभी महत्वपूर्ण नेताओं को पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया। उसमें जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में बंद किया गया था। लेकिन 9 नवंबर 1942 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण जेल से भागकर नेपाल चले गए और वहीं से वे भूमिगत आंदोलन को संचालित करने लगे। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले बिहारी थे और उनका देहांत 1979 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बिहारी कौन थे? तो याद रखेंगे पहले बिहारी थे जयप्रकाश नारायण। अगले व्यक्तित्व हैं, ये हैं प्रभावती देवी। प्रभावती देवी बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन की महिला कार्यकर्ता थीं, जिनका जन्म बिहार के सीवान जिले में हुआ था। तो स्वतंत्रता आंदोलन की महिला कार्यकर्ता थी प्रभावती देवी और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो सीवान जिला में हुआ था। प्रभावती देवी लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी, याद रखेंगे। प्रभावती देवी लोकनायक जयप्रकाश की पत्नी थी। जब जयप्रकाश नारायण विज्ञान के अध्ययन के लिए अमेरिका चले गए तो उस दौरान वह गांधी जी के आश्रम गईं और वहां उन्होंने अपने आप को पूर्णतः कस्तूरबा के प्रति समर्पित कर दिया। अगला पॉइंट है, प्रभावती देवी का कमला नेहरू के साथ भी घनिष्ठ संबंध था। और अगला पॉइंट है, प्रभावती देवी ने पटना में महिला चरखा समिति की स्थापना की थी। यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस टॉपिक का याद रखेंगे कि पटना में महिला चरखा समिति के संस्थापक कौन थी? तो वो प्रभावती देवी थीं। अगला है जगजीवन राम। जगजीवन राम के विषय में जानते हैं।
जगजीवन राम को बाबूजी के उपनाम से भी जाना जाता था और वे एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी एवं दलित वर्ग के प्रमुख नेता थे। और इनका जन्म 5 अप्रैल 1908 ईस्वी को शाहाबाद, जो कि वर्तमान भोजपुर जिला में पड़ता है, के चंदवा गांव में हुआ था। जगजीवन राम भारतीय दलित वर्ग लीग के अध्यक्ष भी बने थे और इस लीग का एक विशाल अधिवेशन 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय दलित वर्ग लीग का अधिवेशन जो कि 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था, उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखेंगे, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। 1937 में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात तक जवाहरलाल नेहरू से श्रीमती इंदिरा गांधी तक केंद्रीय मंत्रिमंडलों में कैबिनेट मंत्री भी रहे थे। अंतरिम मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ था उसमें ये भारत के प्रथम श्रम मंत्री एवं संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे। वे केंद्र सरकार में श्रम, संचार, रेल, कृषि और रक्षा मंत्री रहे तथा कृषि मंत्री के रूप में हरित क्रांति लाए तथा रक्षा मंत्री के रूप में बांग्लादेश मुक्ति अभियान में भारत की विजय के सूत्रधार बने। 1977 में मोरारजी देसाई मंत्रिमंडल में वे उप प्रधानमंत्री रहे और वर्ष 1986 में उनका निधन हो गया। अगले हैं वीपी मंडल। वीपी मंडल जो है वो वर्ष 1968 ईस्वी में अल्प समय के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तथा 1978 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा गठित 5 सदस्यीय नागरिक अधिकार आयोग का अध्यक्ष भी बनाए गए थे। आगे हम कर्पूरी ठाकुर के विषय में देखते हैं। इनका जन्म 24 जनवरी 1924 ईस्वी को बिहार राज्य के समस्तीपुर जिले में स्थित पितौजिया नामक ग्राम में हुआ था। अब कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। वे भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक एवं राजनीतिज्ञ थे। इसको याद रखेंगे। बिहार के राजनीति के चाणक्य एवं स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी जननायक कर्पूरी ठाकुर सच्चे अर्थों में गरीबों के मसीहा थे और लोक नायक जयप्रकाश नारायण एवं समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इनके राजनीतिक गुरु थे। याद रखेंगे। आगे वे बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री बने थे। 22 दिसंबर 1970 को वे पहली बार और 26 जून 1977 को दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और उनका देहांत 17 फरवरी 1988 ईस्वी को पटना में हुआ था। आगे हम भोला पासवान शास्त्री के विषय में देखते हैं। तो ये महान स्वतंत्रता सेनानी भोला पासवान शास्त्री बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री थे। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखेंगे, भोला पासवान शास्त्री। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय भोला पासवान शास्त्री ने पूर्णिया से राष्ट्रीय संदेश नामक हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय संदेश नामक हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखेंगे, भोला प्रसाद शास्त्री के द्वारा किया गया था। भोला प्रसाद शास्त्री 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन तीनों बार अल्प समय तक ही पद को सुशोभित किए। भोला पासवान शास्त्री सादगी से भरे एक निष्ठावान व्यक्ति थे, इसलिए इन्हें राजनीति का संत भी कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजनीति का संत किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे, भोला पासवान शास्त्री। अगले हैं तिलक मांझी। तिलक मांझी के विषय में देखते हैं। तिलक मांझी का जन्म जो है एक संथाल परिवार में हुआ था। 11 फरवरी 1750 ईस्वी को भागलपुर जिला में हुआ था।
वे अंग्रेजी शासन के शोषण के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे।